मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस वीरों को किया याद। पुलिस बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, देश की लाखों बेटियों के लिए रोल मॉडल बन रही हैं हमारी महिला पुलिसकर्मी। जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा और करेंगे अधिकारियों से बातचीत। और क्रिकेट की खबर में दुबई में आज T20 वर्ल्ड कप में भिड़ेंगे चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान। मैच से पहले कप्तान कोहली ने जताया अच्छे प्रदर्शन का भरोसा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 82वें संस्करण को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान, संयुक्त राष्ट्र दिवस, केंद्र की नई ड्रोन नीति आदि जैसी कई मुद्दों पर बातचीत की। भारत द्वारा किए गए 100 करोड़ कोविड रोधी टीकाकरण पर भी बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता दुनिया के सामने भारत की क्षमता को दर्शाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस को चिन्हित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस पर हम विश्व शांति और वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रयासों को याद करते हैं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा एक अनोखा पहलू ये है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव और उसकी शक्ति बढ़ाने में भारत की नारी शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई है। 1947-48 में जब यूएन ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तैयार हो रहा था तो उस डिक्लेरेशन में लिखा जा रहा था ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। लेकिन भारत के एक डेलीगेट ने इस पर आपत्ति जताई और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में लिखा गया ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल। ये बात जेंडर इक्वलिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी। क्या आप जानते हैं कि श्रीमती हंसा मेहता वो डेलीगेट थी जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। और प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पुलिस बल में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से लोगों, विशेषकर महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा करती है। पहले धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए ही होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या डबल हो गई है, दोगुनी हो गई है। और पीएम मोदी ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी देश की लाखों अन्य बेटियों के लिए रोल मॉडल बन रही हैं। साथ ही उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों से अपील की कि एक बार स्कूल खुलने के बाद वे अपने क्षेत्रों के स्कूलों का दौरा करें और वहां की लड़कियों से बात करें। हमारी ये महिला पुलिसकर्मी देश की लाखों और बेटियों के लिए भी रोल मॉडल बन रही है। मैं महिला पुलिसकर्मियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे स्कूलों के खुलने के बाद अपने क्षेत्रों के स्कूलों में विजिट करें, वहाँ बच्चियों से बात करें। मुझे विश्वास है कि इस बातचीत से हमारी नई पीढ़ी को एक नई दिशा मिलेगी। और प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो ड्रोन की मदद से गांवों में जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश भर में कई और सेवाओं के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में
जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। भारत ड्रोन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है। चाहे गांव में खेतीबाड़ी हो या घर पर सामान की डिलीवरी हो, आपातकाल में मदद पहुंचानी हो या कानून व्यवस्था की निगरानी हो, बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरूरतों के लिए तैनात होंगे। और साथ ही उन्होंने आगे बताया कि केंद्र इस साल एक नई ड्रोन नीति लेकर आया है और देश के युवाओं से इसका अधिकतम उपयोग करने का उन्होंने आग्रह किया। इस साल 25 अगस्त को देश एक नई ड्रोन नीति लेकर आया। ये नीति ड्रोन से जुड़े वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है। इसमें अब न बहुत सारे फॉर्म्स के चक्कर में पड़ना होगा, न ही पहले जितनी फीस देनी पड़ेगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नई ड्रोन पॉलिसी आने के बाद कई ड्रोन स्टार्टअप्स में विदेशी और देशी निवेशकों ने निवेश किया है। कई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगा रही हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारतीय ड्रोन कंपनियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर भी दिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ड्रोन तकनीक की चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनना है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने युवाओं से नई ड्रोन नीति के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। देश के विकास में नई तकनीक अहम भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में ड्रोन तकनीक देश में अनेक संभावनाओं को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ड्रोन तकनीक की चर्चा करते हुए कहा कि देश में इसकी मदद से जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड, खेतों में यूरिया छिड़काव, दूर दराज के इलाकों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में ये तकनीक कानून व्यवस्था और निर्माण कार्य की निगरानी सहित काफी मामलों में उपयोगी साबित होगी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। भारत ड्रोन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है। चाहे गांव में खेतीबाड़ी हो या घर पर सामान की डिलीवरी हो, आपातकाल में मदद पहुंचानी हो या कानून व्यवस्था की निगरानी हो, बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरूरतों के लिए तैनात होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई ड्रोन तकनीक का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत ड्रोन के उपयोग के लिए नीतियों को काफी सरल और भविष्य की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया है, जिससे आम नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इस साल 25 अगस्त को देश एक नई ड्रोन नीति लेकर आया। ये नीति ड्रोन से जुड़े वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है। इसमें अब न बहुत सारे फॉर्म्स के चक्कर में पड़ना होगा, न ही पहले जितनी फीस देनी पड़ेगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नई ड्रोन पॉलिसी आने के बाद कई ड्रोन स्टार्टअप्स में विदेशी और देशी निवेशकों ने निवेश किया है। कई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगा रही हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारतीय ड्रोन कंपनियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने ड्रोन तकनीक का उपयोग कर एक युवक द्वारा मछुआरों की जान बचाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि युवा इस क्षेत्र में इसी तरह के नवाचार करके इसे आम जन के लिए और सार्थक और उपयोगी बनाएं। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन के बाद जम्मू में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। नागरिक प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को जेडीए ग्राउंड बागवती नगर के आसपास तैनात किया गया है, जहां गृहमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस रैली में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, गोरखा और वाल्मीकि समुदाय के लोगों सहित अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे से लाभान्वित होने वाले लोगों के प्रतिनिधि रैली में विशेष तौर पर आमंत्रित हैं।
इसके अलावा अमित शाह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नगरोटा जम्मू में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के 2 चरणों का उद्घाटन कर चुके हैं। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान परवेज अहमद डार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और गृहमंत्री ने घाटी के युवाओं से भी सीधा संवाद स्थापित किया था और उनके साथ राज्य के विकास में उनके योगदान की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घरेलू वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत की। पीएम ने वैक्सीन निर्माताओं के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि पिछले 1.5 सालों के दौरान वैक्सीन निर्माण में जो श्रेष्ठ व्यवहार अपनाया गया, उसे संस्थागत रूप देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से वैश्विक मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं ने भारत की सफलता की कहानी में एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने महामारी के दौरान उनकी कड़ी मेहनत और उनके द्वारा दिए गए आत्मविश्वास की सराहना की और कहा कि टीकाकरण अभियान की सफलता के बाद पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए वैक्सीन निर्माताओं को लगातार मिलकर काम करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले वैक्सीन निर्माताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम ने वैक्सीन के निर्माण से जुड़े मुद्दों पर जो सुझाव दिए, उसके कारण ही बड़ी उपलब्धि को हासिल किया जा सका। Discussed how to take the industry forward to prepare for future pandemics, to continue enhancing the capacity, and so many other things which will support the vaccine industry going forward. All over the world now, countries are going to invest in vaccine production, and India needs to stay ahead. And we discussed how to do that together with industry and government. प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत एनकरेज किया है शुरू से कि आप करो, भारत सरकार आपके साथ में है, आपको जहाँ भी असुविधा होगी वहाँ सपोर्ट करेंगे, और उसी वजह से हम ये वैक्सीन डेवलप कर पाए। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हम प्रधानमंत्री के खूब आभारी है कि उन्होंने यूएन में इस वैक्सीन का जिक्र भी किया। ये भारत के साइंटिस्ट के लिए, हमारे लिए और पूरी भारतवर्ष की जनता के लिए बहुत गर्व की बात है। We are really proud of the country. 100 crores reaching is not an easy. Prime Minister was determined to make it. All the negativity in the beginning, he converted into an opportunity. He converted it into opportunity and he made it happen. And I think that's the greatest thing a leader can do for any country. पहले बार our honorable Prime Minister वैक्सीन लिया, ये a proof for Indian innovation, Indian startup culture to help. बाद में ये सक्सेस स्टोरी फॉर आत्मनिर्भर प्रोग्राम ऑफ दिस कंट्री एंड दिस इज अ रोल मॉडल फॉर एवरीबडी इन द कंट्री फॉर स्टार्टअप्स। तो ये थे देश के वो वैक्सीन निर्माता जिन्होंने पूरी दुनिया में इस दौरान भारत की और ख़ास तौर पर आत्मनिर्भर भारत की छवि को उभारने में मदद की है। और इस बीच देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है और देश में अभी तक कोविड टीकों की 102 करोड़ 10 लाख से भी अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण अभियान के 281वें दिन 77 लाख से भी अधिक टीके लगाए गए। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 15,906 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं इतने ही समय में 16,479 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। और इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.17% हो गया है, जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,72,594 रह गई है। बात अगर साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट की करें तो ये फिलहाल 1.23% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.19%।
और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि कोविड मामलों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर काबू के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही आगामी त्योहार अत्यधिक सावधानियों के साथ सुरक्षित तरीके से मनाए जाएं। केंद्र ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के रूप में पहचाने जाने वाले इलाकों और 5% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में किसी भी सामूहिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो वहीं कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। विशेष योजनाओं, परियोजनाओं, उद्घाटन, आधारशिला और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज के एपिसोड में जयदेव कपूर के बारे में बात की जाएगी, जिन्हें भगत सिंह ने अपने नए जूते सौंपे ताकि कम से कम जयदेव उनका इस्तेमाल कर सके। हम कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में भी बात करेंगे, जिन्होंने एक महिला रेजिमेंट स्थापित करने का जनादेश दिया था, जिसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा गया। 24 अक्टूबर को रफ़ी अहमद किदवई की पुण्यतिथि भी है। और कई एक योजनाएं जो पूरी हो चुकी है। आज जयदेव कपूर की जयंती है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1908 को उत्तर प्रदेश के हरदोई में हुआ था। कानपुर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे शिव वर्मा के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1925 में जयदेव को बनारस में क्रांतिकारी नेटवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसलिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। वहां भगत सिंह उनके साथ कई दिन तक लिम्बड़ी हॉस्टल में रहे। जयदेव कपूर ने आगरा में बम बनाने का प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में असेंबली में बम गिराने की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयदेव कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया और अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल भेज दिया गया, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। जयदेव ने अपने अंतिम समय में भगत सिंह और अन्य साथियों से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। भगत सिंह ने अपने नए जूते ये कहते हुए जयदेव को दिए थे कि पुलिस उन्हें छीन लेगी और कम से कम जयदेव कपूर तो उन्हें पहन सकेंगे। जयदेव कपूर ने उन जूतों को स्मृति के रूप में संभाल कर रखा। वे सेल्युलर जेल में 16 वर्ष रहे और स्वतंत्रता से कुछ वर्ष पहले रिहा किए गए। आज लक्ष्मी सहगल की भी जयंती है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में हुआ था। लक्ष्मी के पिताजी का नाम एस स्वामीनाथन और माताजी का नाम एवी अम्मुकुट्टी था। अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन सामाजिक कार्यकर्ता और स्वाधीनता सेनानी थी, जो बाद में भारत की संविधान सभा की सदस्य भी बनी। हाई स्कूल करने के बाद लक्ष्मी ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1938 में MBBS की डिग्री हासिल की। इस दौरान लक्ष्मी और उनका परिवार स्वाधीनता संघर्ष में भी शामिल रहा। 26 वर्ष की युवा डॉक्टर लक्ष्मी 1940 में सिंगापुर चली गयी। उन्हें पता चला कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में महिलाओं को भर्ती करने के इच्छुक हैं। जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए तो लक्ष्मी ने उनसे मुलाकात का आग्रह किया। नेताजी से मुलाकात के बाद लक्ष्मी को महिला रेजिमेंट बनाने की जिम्मेदारी मिल गई। इस रेजिमेंट को रानी झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया। इस तरह डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन कैप्टन लक्ष्मी बन गयीं। दिसंबर 1944 में आजाद हिंद फौज ने बर्मा के लिए कूच किया। मार्च 1944 में जापानी सेना ने ब्रिटिश भारत के पूर्वी क्षेत्र पर हमला शुरू किया। आजाद हिंद फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप को नया रूप दिया गया। उन्नत जापानी यूनिट के साथ इसका नाम बहादुर ग्रुप रखा गया। इसकी मदद से जापानी सेना ने ऊपरी बर्मा क्षेत्र और मणिपुर में बढ़त बनाई। ब्रिटिश सीमा क्षेत्र में इस बहादुरी भरे कार्य में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शामिल थे, जिससे उनमें अंग्रेजों को परास्त करने का उत्साह पैदा हुआ। मई 1945 में कैप्टन लक्ष्मी को ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया। वे बर्मा के जंगलों में मार्च 1946 तक नजरबंद रहीं। तब उन्हें भारत भेज दिया गया।
कैप्टन लक्ष्मी ने मार्च 1947 में आजाद हिंद फौज के कर्नल प्रेम कुमार सहगल के साथ विवाह किया। विवाह के बाद दोनों लाहौर से कानपुर आ गए, जहां उन्होंने विभाजन के कारण विस्थापित लोगों की चिकित्सा सेवा की। इससे हिंदुओं और मुसलमानों में विश्वास और भाईचारा बढ़ा। 1998 में लक्ष्मी सहगल को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 23 जुलाई 2012 को 97 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने से कानपुर में लक्ष्मी सहगल का निधन हो गया। 24 अक्टूबर रफी अहमद किदवई की भी पुण्यतिथि है। रफी अहमद किदवई का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 18 फरवरी 1894 को हुआ था। किदवई 1920 के दशक में खिलाफत आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय रहे। उस समय तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य के रूप में जाने जाते थे। उन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान जेल हुई और 1922 में वे रिहा किए गए। किदवई संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता के बाद उन्हें पहला संचार मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने पहली रात्रिकालीन एयरमेल सेवा का उद्घाटन किया। उसके बाद किदवई को कृषि मंत्री बनाया गया। 24 अक्टूबर 1954 को रफी अहमद किदवई का निधन हो गया। तो ये हमारे वो आज़ादी के योद्धा जिनको हम इस खास अवसर पर याद करते हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी ही लौटेंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। कुछ खबरें दुनिया भर की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने घरेलू मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए अमेरिका, फ्रांस, कनाडा समेत 10 देशों के राजदूतों को देश से निकालने का फरमान सुनाया है। एर्दोआन ने अपने विदेश मंत्रालय से इन राजदूतों को पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित करने का आदेश दिया है। इन राजदूतों में नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के राजनयिक भी शामिल हैं। उस्मान कवाला की रिहाई का समर्थन करने के आरोप में इन राजदूतों को निकालने का आदेश दिया गया है। कवाला पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की फाइनेंसिंग करने का आरोप है। कवाला अपराध के मामले में दोषी करार नहीं दिए जाने के बाद भी 2017 से जेल में हैं। हालांकि कवाला की ओर से इन आरोपों से हमेशा ही इनकार किया जाता रहा है। नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने शुक्रवार को ओयो राज्य की एक जेल पर हमला कर दिया और 800 से भी अधिक कैदियों को मुक्त करा लिया। इस साल इस तरह का ये तीसरा बड़ा हमला है। जेल सेवा ने कहा कि हमलावर भारी हथियारों से लैस थे और जेल अधिकारियों के साथ गोलियों के आदान प्रदान के बाद डायनामाइट से दीवारों को उड़ाकर जेल के प्रांगण में प्रवेश कर लिया था। लगभग 575 कैदी लापता हुए थे, जबकि 262 लोगों को फिर से पकड़ लिया गया था। नाइजीरिया अपने विशाल क्षेत्र में सुरक्षा समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें उत्तर पश्चिम में आपराधिक गिरोहों द्वारा फिरौती के लिए छात्रों का अपहरण और उत्तर पूर्व में इस्लामी विद्रोही शामिल हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के हालिया मिसाइल परीक्षणों को लेकर रुकी हुई परमाणु वार्ता और तनाव के बीच उत्तर कोरिया के अमेरिकी दूत आज अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष के साथ चर्चा करेंगे। और कल पहुंचे हुए विशेष प्रतिनिधि सोंग किम ने कहा कि वो अपने समकक्ष के साथ उत्पादक अनुवर्ती चर्चा करेंगे। उत्तर कोरिया द्वारा एक नई पनडुब्बी से लॉन्च की गई
बैलिस्टिक मिसाइल को दागने के कुछ दिनों बाद ये दौरा नियुक्त हुआ है। वॉशिंगटन में दक्षिण कोरियाई और जापानी समकक्षों के साथ बातचीत के बाद किम ने उत्तर कोरिया से आगे के उकसावे से दूर रहने और निरंतर और ठोस बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। और अब बात T20 वर्ल्ड कप की। आईसीसी T20 विश्व कप की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन भारत पहले मुकाबले में आज अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत का ही पलड़ा विश्व कप में हमेशा भारी रहा है। कोरोना वायरस के कारण एक साल की देरी से शुरू हो रहे आईसीसी T20 विश्व कप का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 12 देशों के बीच T20 की बादशाहत की जंग यूएई में जारी है। 2007 की विश्व विजेता भारतीय टीम अपने सफर का आगाज रविवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर करेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीम के आंकड़ों की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। T20 विश्व कप में पाकिस्तान कभी भी भारत को हरा नहीं पाया है। T20 विश्व कप में अब तक 5 बार ये दोनों टीमें आपस में टकरा चुकी हैं। हर बार पाकिस्तान को हार का स्वाद चखना पड़ा है। जबकि बात अगर ओवरऑल मैच की करे तो यहाँ भी भारत पड़ोसी मुल्क से आगे है। खेले गए कुल मैच में पाकिस्तान ने मात्र 1 मैच में जीत हासिल करी है, जबकि 7 बार भारत ने फतेह हासिल की है। वहीं बतौर कप्तान अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे कोहली के लिए न केवल ये मैच बल्कि पूरा विश्व कप काफी अहम है। उनकी कोशिश भारत को वर्ल्ड कप दिलाने की होगी। मैच से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए विराट ने कहा कि हार्दिक पांड्या फिट हैं और वो 1 या 2 ओवर गेंदबाजी भी करेंगे। Hardik presently with his physical condition is getting better in terms of being prepared to bowl at least 2 overs for us. That is way more valuable than forcing him to do something that he's not ready for at the moment. But he's motivated and he's very keen to start giving us a couple of overs, and when that happens, obviously the balance becomes even better. But we are pretty confident how we are heading into the start of this tournament. वहीं पाकिस्तान के साथ मैच पर कोहली ने कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत टीम है जिसको हराने के लिए हमें अपनी 100% क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान टीम मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम रही है, और उनके अगेंस्ट आपको हमेशा अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है क्योंकि उनके पास बहुत टैलेंट है और ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम को चेंज कर सकते हैं कभी भी, और ऐसी टीमों के अगेंस्ट आपको अपना बेस्ट प्लान लेके आना पड़ता है सामने और मेक श्योर करना है कि एग्जीक्यूशन हमारी अच्छी हो और हम कंसिस्टेंटली जितना खेलेंगे उतना हम प्रेशर बना पाएंगे ऑपोजिशन पे, तो हमें डेफिनेटली अपनी गेम लेके आना है। दुनिया में छाए कोविड संकट के बाद पहली बार T20 क्रिकेट की बादशाहत की ये प्रतियोगिता हो रही है। जाहिर है कोरोना की वजह से क्रिकेट में कई तरह के बदलाव हुए हैं, जिससे न केवल खेल बल्कि खिलाड़ियों की मानसिक सेहत पर भी असर पड़ा है। ऐसे में बतौर कप्तान विराट कोहली के लिए दोहरी चुनौती है कि वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ साथ बेहतर तालमेल के जरिए उनकी मानसिक स्थिति पर भी ध्यान रखें। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और यूएई में खेले जा रहे 2021 T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महा मुकाबले का सभी को इंतजार है। दोनों टीमों के हालिया रिकॉर्ड को देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा एक बार फिर से भारी दिख रहा है, लेकिन इससे पहले कब कब टीम इंडिया और पाकिस्तान इस छोटे फॉर्मेट के विश्व कप में एक दूसरे के सामने हुए हैं और किसके हाथ बाजी लगी है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आगाज 17 अक्टूबर से हो चुका है। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलकर करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को ये महामुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। अगर विश्व कप में भारत और पाकिस्तान मुकाबले पर नजर डाले तो ये दोनों टीमें अभी तक 5 बार भिड़ी हैं, जिसमें हर बार भारत ने बाजी मारी है। डरबन 2007 के T20 विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली युवा टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को बॉल आउट में हराया था। ग्रुप डी के इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था।
रॉबिन उथप्पा के अर्धशतक की मदद से भारत ने 141 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम भी निर्धारित 20 ओवर में इतना ही स्कोर कर पाई थी। बॉल आउट में टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। जोहान्सबर्ग 2007। इसी वर्ल्ड कप में दूसरी बार भारत का सामना पाकिस्तान से फाइनल में हुआ था। इस मैच को टीम इंडिया ने 5 रनों से जीतकर खिताब को अपने नाम किया था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने गौतम गंभीर की 75 रन की पारी के दम पर पाकिस्तान के सामने 158 रन का लक्ष्य रखा था। 3 गेंदें शेष रहते भारत ने ये मैच अपने नाम किया था। आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा ने मिसबाहुल हक को आउट किया था। उनका कैच श्रीसंत ने लपका था, जो आज भी हर भारतीय फैंस के दिलों में ताजा है। कोलंबो 2012। इसके बाद साल 2012 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ये मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने सिर्फ 128 रन ही बना पाया, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने यह मुकाबला एक तरफा अंदाज में जीत लिया। इस मुकाबले में विराट कोहली ने 61 गेंदों में 78 रन की शानदार पारी खेली। ढाका 2014। साल 2014 में ढाका में हुआ भारत पाकिस्तान का मुकाबला भी टीम इंडिया के लिए बेहद आसान रहा। यहां भी पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 130 रन बनाए। ये मुकाबला भी भारत ने एक तरफा अंदाज में जीता। इस मैच में भी विराट कोहली ने 32 गेंदों में 36 रन की बेहतरीन इनिंग खेली। कोलकाता 2016। भारत पाकिस्तान के बीच 5वां मुकाबला कोलकाता में खेला गया। पिछले कुछ मुकाबलों की तरह पाकिस्तान ने फिर पहले बल्लेबाजी की और फिर से अपनी नाकामी साबित कर दी। टीम 118 रन ही बना पाई, जिसके बाद टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने 37 गेंदों में 55 रन बनाकर एक बार फिर से पाकिस्तान के भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में जीत के सपने को वहीं खत्म कर दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो हमेशा पाकिस्तान की टीम पर भारी पड़ी है भारतीय क्रिकेट टीम। बढ़ते अगले खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर नई शिक्षा नीति के द्वारा होने वाले सुधारों का असर अब देखा जाने लगा है, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस पहल से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से निकलने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि मौजूदा समय में ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से आने वाले अधिकांश प्रतिभाशाली छात्र अंग्रेजी माध्यम की वजह से तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है भारत की तस्वीर, आइए देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नई शिक्षा नीति से बदलेगी तस्वीर। अब अंग्रेजी नहीं बनेगी उच्च शिक्षा में बाधा। भारतीय भाषाओं में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। तकनीकी शिक्षा में बड़े सुधारों का असर। गांव के होनहार छात्र बन सकेंगे इंजीनियर। ग्रामीण और आदिवासी छात्रों को सीधे मिलेगा लाभ। देश में उच्च शिक्षा की तस्वीर अब बदल रही है। नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में अहम योगदान दे रही है। देश में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ताकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तर पर ले जाया जा सके। नई शिक्षा नीति का जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है, इसे जानने के लिए हम पहुंचे हरियाणा के फरीदाबाद स्थित जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब तक इस संस्थान में केवल अंग्रेजी भाषा में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक अगले सत्र से यहाँ हिंदी भाषा में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। यूनिवर्सिटी में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष की पढ़ाई इस साल से हिंदी में शुरू होगी। हिंदी भाषा में इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत के लिए AICTE ने अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी है। लोगों के मन में शायद ये घर गया है कि जो टेक्निकल पढ़ाई है वो इंग्लिश में ही हो सकती है, वो अपनी मातृभाषा में नहीं हो सकती। और कई लोग इस चीज़ के लिए कहते हैं, तर्क देते हैं कि भाई किताबें नहीं हैं या लिटरेचर नहीं है। लेकिन अगर किताबें और लिटरेचर जापानीज़ में और जर्मन में अवेलेबल हो सकता है, रशियन में अवेलेबल हो सकता है, तो क्या अपनी हिंदुस्तानी भाषा में नहीं अवेलेबल हो सकता? तो मुझे लगता है कि जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें एक बड़ा बदलाव इस तरफ गवर्नमेंट ने सोचा है कि अब छात्र अपनी मातृभाषा में भी पढ़ना लिखना कर सकते हैं, खासकर
ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल से 6 भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत में 8 भाषाओं में करने की हमारे यानी क्या रोल दिया गया था, उसको बढ़ाते हुए हमने 11 भाषाओं में करने का अब निर्णय लिया है और वो हो रहा है। और ये करने के लिए जो ट्रांसलेशन करने के लिए जो बहुत समय लगता है उसको कम करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन टूल का निर्माण किया और ये बहुत ही बेहतरीन ट्रांसलेशन टूल हुआ है जिससे 80 से 85% उसका ट्रांसलेशन एक्यूरेटली हो जाता है। शिक्षाविदों का मानना है कि नई शिक्षा नीति भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ला सकती है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों के बाद आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D एनिमेशन, डाटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी होगी। डीडी न्यूज के लिए निशांत सौरभ के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। तो ये नई शिक्षा नीति का जमीन पर असर। और इस वक्त सीधे लिए चलते हैं आपको जम्मू, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और वो रैली को संबोधित करने वाले हैं और इस वक्त वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रैली को संबोधित कर रहे हैं। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनके नेतृत्व में नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की जा रही है, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी का भी मैं स्वागत करता हूं। जितेंद्र सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। वैसे औपचारिकता ही है क्योंकि वो कई दिन से, मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि आप सब मैं जानता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी को सुनने आए हैं, इसलिए अच्छा सीरियल आने वाला हो तो विज्ञापन थोड़ी देर का ठीक लगता है। तो मैं विज्ञापन के तौर पर हूं, बहुत अल्प समय में अपनी बात खत्म करूंगा। 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक दिन को आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और श्रीमान अमित शाह जी ने हिंदुस्तान के मुकुटमणि कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से, मैं कहूं कि आजादी के बाद से वर्ग विशेष के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करके समतामूलक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए गुड गवर्नेंस तथा ट्रांसपेरेंसी के रास्ते पर चलकर विकास के नए मुकाम हासिल किए जाएं, इसकी ईमानदारी से कोशिश की जा रही है। जन भागीदारी, पारदर्शी व्यवस्था, उत्तरदायी, न्याय संगत और समावेशी गवर्नेंस की व्यवस्था के केंद्र बिंदु में यहाँ के नौजवान, किसान, गरीब भाई बहन तथा नारी शक्ति को रख करके पिछले 2 सालों से अनवरत कोशिश की गई है। उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 73 सालों की खड़ी हुई की गई चुनौतियों को निपटने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, गांव और शहरी इलाकों में लोगों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए अनेक अहम कदम उठाए जा रहे हैं। मैं विस्तार में न जाकर के मैं केवल आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर जिस रास्ते पर आगे बढ़ा है, मुझे लगता है कि आप सब उससे परिचित हैं। एक समय था यहाँ जब गुरखा समुदाय के लोग सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा से वंचित थे। वाल्मीकि समाज के लोग पढ़ाई लिखाई से और अच्छी नौकरियों से वंचित थे। यहाँ की बहनों को अधिकार नहीं मिल रहा था। लेकिन ये सब आज मैं समझता हूं कि हकीकत में बदलता हुआ आप देख रहे हैं। अभी जिन योजनाओं का, जिन कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया है, मैं कहना चाहता हूं कि शायद आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में 8000 लोगों को पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई है। 500 नौजवानों को मुमकिन के तहत कॉमर्शियल व्हीकल उपलब्ध कराई गई है।
लंबे समय से वंचित हमारे गुर्जर और बकरवाल भाई ट्राइब समुदाय के गद्दी सिप्पी भाई जिन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं मिला था, उन्हें इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट भी दिए गए। उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके छात्रावास के लिए भी आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने कई शिलान्यास का कार्यक्रम किया है। मित्रों, अनेक लोग कहते हैं कि बदला क्या है 2 साल। मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। 70 साल से आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ जाति के आधार पर लोगों को अधिकार था, जाति के आधार पर की जमीन खरीद सकते थे, नहीं खरीद सकते थे, उस कानून को आपके कारण बदल दिया गया। अब चाहे वो महाजन हो, सिख हो, चाहे खत्री समुदाय के लोग हों, वो भी जमीन खरीद सकते हैं। व्यवस्था इसी शासन में हो सकती है। यहाँ व्यवस्था थी कि अगर आर्चर्ड मैंने बगीचा लगाना है तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन चाहिए और काटना है तो भी चाहिए। उस व्यवस्था को भी बदल करके किसान को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जहां चाहे वो बगीचा लगा सकता है। 4 कैनाल से कम भूमि जिसके पास थी वो भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन वो नहीं कर सकता था। इस कानून को भी बदल दिया गया है। गरीब से गरीब किसान भी जहां चाहे वहां बगीचा लगा सकता है। ये अनेक बातें इन पिछले कुछ 2 सालों में की गई हैं। जम्मू संभाग में अपार संभावनाओं के बावजूद हाई डेंसिटी प्लांटेशन की मनाही थी। दोगुना तिगुना उत्पादन करने के लिए किसान चाहता था, इच्छा थी, लेकिन कानून उसे अनुमति नहीं देता था। इन सब कानूनों में बदलाव करके आज मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि 2019 के पहले 200 हेक्टेयर जमीन पर ही मैंगो और साइट्रस की खेती होती थी। आज 2021 में 1300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर मैंगो साइट्रस के हाई डेंसिटी प्लांट लगाए गए हैं। 2019 के पहले मैंगो, साइट्रस, कीवी, लीची, एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, इन तमाम फलों को मिलाकर बात को कहते हुए कि 2019 के पहले 200 हेक्टेयर जमीन पर ही मैंगो और साइट्रस की खेती होती थी। आज 2021 में 1300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर मैंगो, साइट्रस के हाई डेंसिटी प्लांट लगाए गए हैं। 2019 के पहले मैंगो, साइट्रस, कीवी, लीची, एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, इन तमाम फलों को मिलाकर 70,000 हाई डेंसिटी प्लांटेशन किए गए हैं और आज जम्मू कश्मीर में आंकड़ा 5 लाख के ऊपर पहुंच गया है और इसे आने वाले 2 वर्षों में 25 लाख पहुंचाने का काम हम सब करेंगे। आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी सेंटर तथा अस्पतालों को आज पहली बार आदरणीय गृह मंत्री जी ने पाइप्ड वाटर कनेक्शन से जोड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि शहरी निकायों में आज से कूड़ा उठान का काम पूरी तरह से पूरे जम्मू और कश्मीर में प्रारंभ कर दिया गया है। सामान्य आदमी के जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले से 2200-2300 किलोमीटर सड़क बनती थी। आज इस साल 8,000 किलोमीटर मैग्नेमाइजेशन जम्मू कश्मीर का RNB विभाग कर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी देश में 3रा स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। मित्रों, तमाम इतने बड़े बजट के बावजूद अभी 974 गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं। मैंने पिछली बैठक में आदरणीय गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था, इसके लिए विशेष मदद की आवश्यकता होगी और मैं जानता हूं उसी दिन गृह मंत्री जी ने निर्देश दिया था कि जल्दी से जल्दी इन गांवों को भी सड़क से जोड़ने की योजना बननी चाहिए। अगर मैं बिजली की बात करूं, अपार संभावनाओं के बावजूद पिछले 73 सालों में महज 3500 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर में बनती है और पिछले 2 वर्षों के अंदर 3450 मेगावाट नई बिजली बनाने का MOU हम लोगों ने नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन से साइन किया है और मैं कह सकता हूं कि आने वाले 4-5 वर्षों में जितनी बिजली 73 वर्ष में बनती थी उतनी बिजली यहाँ फिर से बनने जा रही है। ऐसे हजारों प्रोजेक्ट थे जो 15 साल 20 साल से लटके हुए थे, उनमें से अधिकांश को पूरा किया गया। PMDP के अंतर्गत भी 55 में से अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। उसमें से जो बची हैं वो इस साल पूरी हो जाएंगी। 3 ऐसी परियोजनाएं होंगी जो 23 में पूरी होंगी। चाहे मैं नेशनल हाईवे की बात करूं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता और पिछले साल मुझे मालूम है कोशिश के बावजूद गर्मियों में जम्मू के लोगों का पसीना बहा है। 1150 MVA की क्षमता हमने बढ़ाई थी, बावजूद गर्मी में आपको बिजली की दिक्कत हुई है, मैं जानता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस बार जो व्यवस्था की है आगे जम्मू के लोगों को कभी बिजली की दिक्कत नहीं होगी।